हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स में। सबसे पहले थैंक यू सो मच पिछले एक महीने में जो अपने जो प्यार और जो सपोर्ट आपने दिखाया है उसके लिए। और क्लास 12th का सिलेबस अपने चैनल पे है वो कंटिन्यू चल ही रहा था, और उसके साथ साथ अब हमारा प्रयास ये रहेगा कि इसी चैनल पर आपको एयरफोर्स, नेवी और नीट लेवल के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी साथ में हम करवाएं। थ्योरी है वो सारी वीडियो लेक्चर्स में अपलोड की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारी यूनिट्स हैं वो कंप्लीट होती जाएंगी, उनके कुछ प्रैक्टिस सेट हैं वो हम साथ साथ में करेंगे। हर प्रैक्टिस सेट में हम 20-25 क्वेश्चन है वो रखेंगे, और आपको क्या होगा कि क्वेश्चन है वो नीचे स्क्रीन पर मिलेगा, और आपको वीडियो को पॉज करके एक बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन है वो चेक करना है। तो सबके लिए यूजफुल है, क्लास 12 के लिए भी यूजफुल है, एयरफोर्स, नेवी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए भी यूजफुल है, नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी यूजफुल है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज से हमारा पहला प्रैक्टिस सेट, और उसका जो पहला क्वेश्चन है वो मैं ले रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि मिलीकन के बूंद प्रयोग में 3 बूंदों पर, एक पर है 8 माइक्रोकुलाम, एक पर है वो 12 माइक्रोकुलाम, और एक पर अपने को बच्चों दे दिया 20 माइक्रोकुलाम। अपने को कहा गया है कि अगर ये 3 आवेश हैं तो इनमें से बताइए आवेश, इनमें से अगर ये 3 आवेश उस तीनों बूंदों पर हैं तो फिर आवेश के क्वांटा का मान क्या होगा। अब देखो बच्चों, आवेश का क्वांटा अगर रियल में अपन बात करें तो आवेश का वह छोटे से छोटा मान जिसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु को हम स्थानांतरित कर सकते हैं, तो रियल में तो कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुलाम। बट यहां अगर बात करें कि अगर 3 बूंदों पर ये चार्ज हैं तो फिर आवेश के क्वांटा का मान है वो क्या होगा, हमें वो नंबर ढूंढना है। देखो क्वांटाइजेशन में आपको बताया था Q = होता है वो Ne होता है। किसी भी वस्तु पर संभव आवेश हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, बट वो तो वहां रियल में होता है। अब इन तीनों में अगर ये 3 आवेश किसी वस्तु पर उपस्थित हैं तो हमें एक ऐसा आवेश ढूंढना है कि जिसका इन तीनों में हम भाग दें तो हमें एक पूर्णांक संख्या है वो प्राप्त हो जाए। और ऐसा निकालने के लिए बच्चों सिंपल सा तरीका होता है, आप उसका क्या निकाल लोगे, HCF निकाल लोगे। तो वो चार्ज कौन सा होगा, सोचो, 8 माइक्रोकुलाम, 12 माइक्रोकुलाम और 20 माइक्रोकुलाम। एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जिसका यदि हम, बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए, जिसका यदि हम इन तीनों संख्याओं में भाग देते हैं तो भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। क्या आया, 2 भी हो सकता है, अगर 2 का भाग दोगे तो तीनों में पूरा पूरा जा रहा है। 3 का देखें, नहीं हो, 4 माइक्रोकुलाम का दोगे तो भी पूरा पूरा जा रहा है। 4 माइक्रोकुलाम के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वह अधिकतम से अधिकतम संख्या जिसका इन तीनों में भाग दें तो पूरा पूरा भाग है वो जाना चाहिए। तो हमारा आंसर है वो क्या हो गया, 4 माइक्रोकुलाम। सिंपल सा तरीका है, तीनों नंबर का हम क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। ये अपना पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन अपने को दिया है किसी स्थान पर धनात्मक अक्ष की ओर इंगित समरूप विद्युत क्षेत्र है। ये भाई हमें एक समरूप विद्युत क्षेत्र दे दिया इस तरीके से, माना A है वो मूल बिंदु पर है, अक्ष पर 1 सेंटीमीटर पर एक बिंदु B है। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम बना लें, तो ये एक हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, अक्ष और y अक्ष से मिलकर बना हुआ, और इसमें A है वो मूल बिंदु पर है, तो A यहां पर, अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, ये रहा 1 सेंटीमीटर, यहां कोई दूसरा बिंदु दे दिया बच्चों अपने को, और वो दे दिया बिंदु B। और आगे कहा गया y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर पर बिंदु C है, इतना 1 है तो यहां ले लिया C, और यहां पर हमें एक तीसरा आवेश है वो और दिया है, और तीसरा आवेश दिया है, आवेश नहीं है, कोई बिंदु C दिया है, यहां पे C है। तो बिंदुओं A, B व C पर विभव निम्न संबंध को संतुष्ट करेंगे। देखो बच्चों, एक बिंदु A यहां पे, एक बिंदु यहां पे, एक बिंदु यहां पे। अब ऐसी स्थिति में समरूप विद्युत क्षेत्र है वो ऐसे दिया है। अब इस प्रकार से समरूप विद्युत क्षेत्र है, तीर के निशान देखो इधर जा रहे हैं, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती हैं। तो कंफर्म है कि जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रही हैं, तो जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र घटेगा, तो विद्युत विभव भी तो घटेगा। लेकिन बिंदु A और बिंदु C दोनों
परपेंडिकुलर लाइन पे है, वाई एक्स पे है। इसका मतलब तय हो गया कि वी ए बराबर होगा किसके, वी सी के। इन दोनों बिंदुओं पर विभव है वो समान होगा। फिर बात करें बिंदु बी की, बिंदु बी आगे निकल गए हम, तो बिंदु बी पर विभव का मान कम होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, वी ए इज इक्वल्स टू वी सी, और इन दोनों का मान ज्यादा होगा किसके विभव से, बी के विभव से। देखो कौन सा मैच कर रहा है, वी ए ग्रेटर देन वी बी सेकेंड, देन हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का कौन सा प्रतिरूप संभव नहीं है, ये अपन वैसे देख लें। पहला विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे दी हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं, बताइए होती हैं, बिल्कुल होती हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र को डिनोट कर रही हैं। सेकंड जो दिया है वो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ऐसे बिल्कुल पॉसिबल है, तो ये भी संभव है। तीसरा संभव नहीं है। देखो एक वर्ग और वर्ग के रूप में विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो अपने को दी गई हैं, और उनमें तीर का निशान ऐसे लगा हुआ है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, याद करो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का एक सबसे इंपॉर्टेंट गुण कि वो कभी बंद लूप नहीं बनाती हैं। और डी चौथा है, वो हो सकता है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम ठोस में 5 गुणा 10 की पावर 21 परमाणु हैं। यदि ठोस के प्रत्येक 0.01% परमाणुओं पर एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो ठोस द्वारा अर्जित आवेश का मान कितना होगा। देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया गया है, अपने को क्या दिया, एक ग्राम ठोस में कितने परमाणु दे दिए, 5 गुणा 10 की पावर 21 परमाणु हैं वो अपने को दे दिए। और क्या कहा गया है, यदि ठोस के प्रत्येक इतने परमाणुओं पर एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो फिर ठोस द्वारा अर्जित आवेश कितना होगा। इतने परमाणु हैं, कितने परसेंट परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है, 0.01% परमाणुओं में से क्या निकाला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो वो देख लो ना कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, कितने परमाणुओं से निकाले गए हैं, तो इसका इतना परसेंट, यानी 5 गुणा 10 की पावर 21 गुणा 0.01 अपॉन 100, 0.01%, तो इसका 0.01% इतना हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बच्चों, 5 गुणा 10 की पावर 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, पावर 4 कम कर दो, इतने 5 गुणा 10 की पावर 17, इतने क्या हो गए हैं, इतने परमाणु हैं। इतने परमाणुओं में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो इसका मतलब इतने ही तो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। अब क्वेश्चन ये आ गया, किसी वस्तु से 5 गुणा 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन निकाल लेने से उस वस्तु पर आवेश कितना आएगा। पहले तो प्रकृति देख लो, वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं तो मतलब आवेश कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब इतना इलेक्ट्रॉन निकाले गए तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होगा कितना, वो देख लो। तो 5 गुणा 10 की पावर 17, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कुलाम, 16 पंचो 80, 8 गुणा 10 की पावर -2 कुलाम आवेश हो रहा है मैच। ये हो गया 0.08 हो गया, 0.08 कुलाम, प्लस का या माइनस का, वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं मतलब वस्तु पर कैसा आवेश आएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से त्रुटिपूर्ण कथन चुनिए कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो देखो पहला क्या दिया गया अपने को, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे हुए एकांक धनावेश से संबंध विद्युत स्थितिज ऊर्जा को विद्युत विभव कहते हैं। देखो ये कोई विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में क्या दे दिया, कोई एकांक धनावेश है +1 कूलाम, और उस एकांक धनावेश से संबंधित स्थितिज ऊर्जा यानी U को क्या कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है। सही बात है या नहीं है, चेक कर लें। सबसे पहले बात कर लें बच्चों विद्युत विभव की। विभव क्या है, अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य और उस आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विभव। और अगर जिस आवेश को हम ला रहे हैं वो कितना दिया है अपने को यहाँ पे 1 कूलाम, इट मीन्स लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। कहां से ला रहे हैं आवेश को, अनंत से। स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन क्या है, अनंत से किसी आवेश को
विद्युत क्षेत्र में एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस आवेश की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। देन स्थितिज ऊर्जा अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य, और अगर आवेश का मान एकांक धनावेश है तो कार्य ही किसके इक्वल होगा? विभव के। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा और विद्युत विभव का मान है वो सेम है। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं, सेकंड पॉइंट दिया अपने को, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है। ये लो, ये दे दिया हमें कोई विद्युत क्षेत्र। अब अपने को कहा गया आवेश को यहां से यहां तक ले जाना है, ए से बी तक ले जाना है। तो ऐसी स्थिति में ये बच्चों किया गया कार्य पथ पर, आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में जो कार्य होगा वो किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये कौन से क्षेत्र उत्पन्न करते हैं? संरक्षित क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। संरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। तो फिर किस बात पे करता है? वो करता है जहां से लेके जा रहे हो, जहां तक लेकर जाओगे तो उस बात पे डिपेंड करता है। तो मतलब दोनों बिंदुओं की स्थितियों पर निर्भर करता है। तो सेकंड कथन है वो भी सही है। तीसरा देखो, एक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में कूलाम बल के विरुद्ध ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। यही ले लो, ये विद्युत क्षेत्र दे दिया अपने को E, और इस विद्युत क्षेत्र में अगर किसी धन आवेश को इधर लेकर जा रहे हैं, कोई Q आवेश है और उस Q आवेश को इधर लेकर जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, इधर कैसा है? पॉजिटिव। आवेश को इधर लेकर जा रहे हैं और दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के Q1 Q2 बाई R। अब ऐसी स्थिति में देखो, आप प्लस को प्लस के पास लेकर जा रहे हो, तो प्लस को प्लस के पास लेकर जाएंगे, क्या होगा? प्रतिकर्षण। और हमारे द्वारा उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य ही किस में बदल जाता है? उसकी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। तो जिस आवेश को मैं यहां से लेके यहां तक लेके जा रहा हूं, इसका मतलब दोनों के, ये भी पॉजिटिव धनावेश है, सामने भी क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब इसका नंबर पॉजिटिव। आवेश को पास में लेके जा रहे हैं तो आर की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। क्लियर? यानी तीसरा पॉइंट है वो भी सही है। चौथा देखो, मूल आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य नहीं होता है। होता है भाई। मूल आवेश किसको कहा गया है? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम को। तो चौथा कथन है वो यहाँ पे गलत हो गया। इसने कह दिया कि नहीं होता जबकि होता है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट में अपने को दे दिया 125 एक समान बूंदों को मिलाकर 2.5 वोल्ट वाली एक बड़ी बूंद बनाते हैं, तो काम में ली गई बूंदों का विभव क्या होगा? देखो बच्चों, ये विभव और बूंद वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऐसी स्थिति में अपने को दे दिया 125 छोटी छोटी बूंद है, उन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। तो छोटी छोटी बूंदों कितनी है? 125, उनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। अब अपने को कहा गया है कि बड़ी बूंद का विभव V = कितना दे दिया बच्चों? अपने को 2.5 वोल्ट दिया है। तो अपने को पूछा कि छोटी बूंद का विभव बताओ कितना होगा। सबसे पहली चीज, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में बूंदों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, पहली चीज उनके आयतन को बराबर कर दो। हमें पता है कि 125 छोटी बूंदों का आयतन बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। अब दो तीन चीजें ले रहा हूं, छोटी बूंद पर आवेश ले रहा हूं Q, और छोटी बूंद की त्रिज्या है R। बड़ी बूंद का आवेश कैपिटल Q ले रहा हूं और बड़ी बूंद का जो त्रिज्या वो कितनी है? कैपिटल R। अब देखो 125 छोटी बूंदों का आयतन, बूंद गोल होती है, गोले का आयतन 4/3 पाई R3। 125 छोटी बूंदों का आयतन बराबर होगा किसके? बड़ी बूंद के आयतन के 4/3 पाई R3। क्लियर? क्या रिलेशन आया? 4/3 से 4/3 कैंसिल, यहां से रिलेशन मिल गया कैपिटल R = 5R। बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या का होगी 5 गुणा इक्वेशन नंबर 1। अब उन पर आवेश भी तो था, 125 बूंदों पर आवेश था, और वही आवेश तो फिर बड़ी बूंद पे गया है, और आवेश संरक्षित राशि है, वो तो नष्ट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब 125 छोटी बूंदों का आवेश बड़ी बूंद के आवेश के
बराबर होगा। तो 125 इंटू स्मॉल क्यू बराबर हो जाएगा किसके? कैपिटल क्यू के। अब देखो क्या दिया है अपने को, दे दिया साहब कि बड़ी बूंद का विभव कितना दिया है? 2.5 वोल्ट। छोटी बूंद का विभव कितना भाई? के क्यू बाई आर। और बड़ी बूंद का विभव क्या हो जाएगा? के क्यू बाई कैपिटल आर। इसकी वैल्यू तो दी है कि देन के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर, बड़ी बूंद का विभव दे दिया 2.5। इसको बच्चों ये लिख दूं कि कैपिटल क्यू की जगह 125 क्यू और कैपिटल आर की जगह 5R का मान कितना दे दिया? 2.5। देन ये हो गया 25। यहां से के क्यू बाई स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 0.1 वोल्ट। छोटी बूंद का विभव कितना हो जाएगा? 0.1 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन था, ये अपने को करना था। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे दिया साहब अपने को, एक स्थान पर विद्युत क्षेत्र इतना है 5I + 2J न्यूटन अपॉन कूलाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। YZ तल में स्थित 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से पारित फ्लक्स का मान कितना होगा? देखो जी, ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र हमें दे दिया 5I और + 2J न्यूटन अपॉन कूलाम। अब कह रहा है YZ तल में स्थित 2 मीटर स्क्वायर। अब ऐसी स्थिति में ई वेक्टर ये दे दिया। अब एक प्लेट है क्या है? दिया नहीं इसमें, क्षेत्रफल से पारित, वैसे कोई क्षेत्रफल दे दिया, कोई क्षेत्रफल दे दिया अपने को। और क्षेत्रफल कितना बच्चों? 2 मीटर स्क्वायर। कौन से तल में है? YZ तल में है। कौन से तल में हो गया? YZ तल में हो गया। अब इसका मतलब देखो, टोटल कितने तल होते हैं? 3, अक्ष Y, YZ और Z अक्ष या अक्ष Z। किसी भी क्षेत्रफल की दिशा हमेशा उसके तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। कई बार आपको बताया हुआ है। बोर्ड के क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, ऊपर वाली अंदर भी हो सकती है। ऊपर वाले छत के क्षेत्रफल की दिशा नीचे की ओर या ऊपर की ओर, फर्श की दिशा ऊपर की ओर या यानी उसके तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। अब देखो हमें क्षेत्रफल कौन से तल में दिया है? YZ तल में। तो मान लो यही हो गया YZ तल, ये Y अक्ष हो गई, ये Z अक्ष हो गई। तो अक्ष किधर होगी? ये वाली मार्कर की डायरेक्शन है वो अक्ष को रिप्रेजेंट करिए। अगर ये क्षेत्रफल है तो इसके क्षेत्रफल की दिशा अक्ष के अनुदिश। देन S वेक्टर कितना हो जाएगा? 2I कैप, 2I कैप मीटर स्क्वायर। ई वेक्टर हो गया, एस वेक्टर हो गया। पूछा क्या था अपने से? फाई। देन फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। देन फाई इज इक्वल्स टू 5I + 2J डॉट 2I। डॉट करवा दो भाई। तो जे तो है ही नहीं, खत्म करो जे को। तो 5I कैप डॉट करेगा 2I कैप के साथ, तो हो गया 10 और मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम। तो इसका आंसर हो गया आपका, ऐसा ही में पूछा है तो ऐसा यही होती है 10। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बड़ा मजेदार भाई। दिए गए घन से संबंध कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करो। क्या दे दिया अपने को? अपने को दे दिया एक घन और यहां देखो उस घन के टोटल 8 कोने हैं। 8 कोनों पर बच्चों 8 अलग अलग प्रकार के आवेश रखे हुए हैं। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो घन के 8 कोनों पर 8 आवेश रखे हैं। तो ये दे दिया हमें एक घन और इसके 8 कोनों पर 1 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम, 3 माइक्रोकूलाम, 4 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम, 6 माइक्रोकूलाम, 7 माइक्रोकूलाम, 8 माइक्रोकूलाम। अपने से पूछा है कि इस घन से निर्गत फ्लक्स का मान बताइए और दिया गया है कि 1/ε0 की जगह आपको काम में लेना है 4π × 9 × 10⁹ ये वैल्यू आपको काम में लेनी है। अब देखो घन से निर्गत फ्लक्स, जब आवेश घन के किसी एक कोने पर रखा हो, पीछे वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, एक जगह मेरा करवाया हुआ है घन से निर्गत फ्लक्स। जब आवेश घन के किसी एक कोने पर रखा हो तो उस घन से निर्गत फ्लक्स, इसको पूरे को कवर करने के लिए हमें कुल कितने घनों की आवश्यकता होगी? तो हमें टोटल 8 घन चाहिए ताकि यह आवेश उसके सेंटर में चला जाए, लास्ट वाला पॉइंट। और ऐसी स्थिति में
प्रत्येक घन से निर्गत फ्लक्स का मान कितना हो जाता है, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, और प्रत्येक फलक वाला वहां पर आपको बताया था Q/24 एप्सिलॉन नॉट। अब अपने को यह कहा गया कि अगर एक आवेश यहां रखा हुआ है तो इस घन में से गुजरने वाला फ्लक्स इतना होगा। या तो सारे कोनों पर रख दिए, तो सारे कोनों पर रख दिए तो इसका मतलब फाई इज इक्वल्स टू समेशन Q/8 एप्सिलॉन नॉट। इस घन से ही निर्गत फ्लक्स पूछा गया अपने से, तो फाई इज इक्वल्स टू हो गया समेशन Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अगर केवल यहां Q रखा होता तब तो इतना होता, लेकिन यहां तो सारे कोनों पर रखे हुए हैं, देन फाई इज इक्वल्स टू समेशन Q/8 एप्सिलॉन नॉट। समेशन Q कितना हो गया भाई, जोड़ो सबको जोड़ोगे तो 8 7 15, 15 और 5 20 और 6 26 और 4 30 और 3 33, 33 और 34 35 और 36 माइक्रोकुलाम 10⁻⁻6 अपॉन 8 और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह कह रहा है ये काम में लो 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9 करो भाई हल। तो हल किया तो ये हो गया 4 दूनी 8 और ये 18 दूनी 36 और ये हो गए कितने 162 पाई गुणा 10 की पावर कितनी बच गई 3। देखो है क्या 162 इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। आंसर इज बी। तो इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट वाला देखो भाई, दो समरूप छोटे गोलों पर Q1 व Q2 आवेश है। छोटे गोले दे दिए और पहले पर आवेश है वो अपने को दे दिया Q1 है और दूसरे पर Q2 है। आवेशों के बीच की दूरी कह रहा है D लेनी है। एक दूसरे कारण F1 बल अनुभव करते हैं, दोनों को स्पर्श करवा कर D दूरी पर रख दिया जाए तो वे एक दूसरे पर F2 बल लगाते हैं। देखो जी, दो छोटे गोले, पहले पर चार्ज कितना Q1, दूसरे पर चार्ज कितना Q2, दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी दे दी अपने को D। पहला केस तो ये हो गया। और एक चीज और दी गई है कि Q1 इज मच ग्रेटर देन Q2। Q1 है वो बहुत बड़ा है Q2 से। अब कह रहा है पहले तो F निकाल लो एक बार। अब इस स्थिति में तो इनके बीच में कहा गया कि F1 बल लग रहा है, तो F1 कितना हो जाएगा बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कहा गया है, यदि दोनों गोलों को आपस में टच करवाकर वापस उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए, जब बच्चों दोनों समरूप गोलों को हम आपस में टच करवा देंगे तो याद करो, यदि दो चालक गोले समान आकार के हैं तो आवेशों का वितरण उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों का विभव और दोनों का आवेश बराबर बराबर नहीं हो जाता। यहां समरूप दिए हैं दोनों, तो ये दोनों समरूप दिए हैं, ये Q1 है ये Q2 है, दोनों समरूप हैं, दोनों के बीच की दूरी D है। कहा गया कि दोनों को टच करवा दिया, टच करवाते ही बच्चों टोटल आवेश कितना हो गया Q1 प्लस Q2। अब दोनों समरूप हैं तो यह आवेश दोनों पर बराबर बराबर बट जाएगा, तो अब पहले के पास कितना रह गया Q1 प्लस Q2 बाई 2 और दूसरे पर हो गया सेम इतना ही Q1 प्लस Q2 बाई 2। कह रहा अब इनके बीच में बल लग रहा है F2, निकालो। और फिर कहा गया F1 बटा F2 बताओ कितना होगा। Q1 कितना है Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q2 कितना है इतना ही है Q1 प्लस Q2 बाई 2 इंटू D स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये तो कर दो साहब इसका स्क्वायर। हाँ नीचे हो गया 4 तो 4D स्क्वायर। अब ये F1 आ गया, ये F2 आ गया, देव भाग। देन F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू, F1 कितना था K Q1 Q2 बाई D स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड बाई दिस नंबर। देन ये उल्टा हो जाएगा D स्क्वायर 4D स्क्वायर K Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। क्या कटा क्या कटा क्या कटा, D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल और ये हो गया K से K कैंसिल। देन Q1 Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये चीज अब काम में आएगी, Q1 इज मच ग्रेटर देन Q2। देन अगर Q1 बहुत बड़ा है Q2 से, एक काम करें Q1 Q2 4 भी तो था
4 भी है, Q1 Q2 4 Q1 Q2 अपॉन, एक काम करें नीचे से Q1 तो कह रहा कि बड़ा है ही, तो नीचे से Q1 को कॉमन ले ले, तो बाहर लाते ही क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस Q2 बाई Q1 का होल स्क्वायर, ये बचा। ये बच्चों Q1 से एक Q1 कैंसिल, तो 4 Q2 अपॉन Q1। अब इसकी बात कर लें कोष्टक वाले की, ये देखो Q2 अपॉन Q1, मैं कह रहा हूं कि 1000 बहुत बड़ा है 1 से, तो यहां 1/1000 हो रहा है, Q2 बाई Q1 हो रहा है, Q1 तो बहुत बड़ा है, तो इसका मान लगभग कितना है 0 ही तो है, तो इसको हम 0 मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 Q2 बाई Q1। इस तरीके से सोल्व करना है। कौन सा है 3 नंबर, तो 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। M द्रव्यमान Q आवेश का आवेशित कण E परिमाण के विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था से छोड़ा जाता है, तो T समय पश्चात इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। फिर एक अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे तो स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है वो अपन कर रहे हैं। अब अपने को दे दिया M द्रव्यमान और Q आवेश का एक कण E परिमाण के विद्युत क्षेत्र में, ये तो दे दिया साहब E परिमाण का विद्युत क्षेत्र, और उसमें स्मॉल m द्रव्यमान का आवेश है जिस पर Q आवेश का मान है, स्थिर अवस्था से छोड़ा जाता है। स्थिर अवस्था से छोड़ा जाता है मतलब प्रारंभिक वेग कितना 0। फिर तो t समय पश्चात इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E के पूछा है, तो बोलिए गतिज ऊर्जा का सूत्र। E के कितना 12 mv²। वेग कहां से लाओगे, t समय पश्चात मान लो ये यहां पहुंच गया, तो इस समय उसका वेग है वो क्या होगा। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, तो यहां से v इज इक्वल्स टू u का मान 0, और अब a क्या हो गया त्वरण, और अगर q आवेश को E विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला त्वरण QE अपॉन m होता है, बताया हुआ है। देन ये वेलोसिटी होगी, इसका मान ले आके रख दो आप यहां पे, तो उसकी गतिज ऊर्जा E के बराबर हो जाएगा 12 m QE अपॉन m इंटू t का स्क्वायर, 12 mv²। मैच कर रहा है कुछ, सोल्व कर लें एक बार। 12 m Q² E² अपॉन m² इंटू t², एक m से एक m कैंसिल, ये हमारा आंसर कौन सा है Q² E² t² बाई 2mb, देन इसका आंसर B हो जाएगा। चलो भाई आगे, एक बिंदु आवेश दे दिया Q1, एक अन्य बिंदु आवेश Q2 पर F बल आरोपित करता है। यदि एक अन्य समान आवेश Q3 को Q2 के समीप रख दिया जाए तो Q1 के कारण Q2 पर बल का मान कितना होगा। एक आवेश Q1 और दूसरा आवेश दे दिया Q2, कह रहा इन दोनों के बीच में वर्तमान में कितना बल लग रहा है F। आगे फिर कहा गया है यदि एक अन्य समान आवेश Q3 को, ये Q3, इस Q3 को अगर हम Q2 के पास में ले जाके रख दें, Q2 के पास ले जाके रख दें, तो अब इन दोनों के बीच में पहले जो F बल लग रहा था वो बल अब कितना हो जाएगा। याद कीजिए कुलाम बल में आपको बताया हुआ है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तीसरे आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। पहले F लग रहा था तो अब भी F ही लगेगा, तो पहला आंसर। नेक्स्ट, Q आवेश को दो भागों Q1 तथा Q2 में विभाजित करके उन्हें R दूरी पर रखा जाता है। दोनों भागों के बीच सर्वाधिक प्रतिकर्षण होगा कब। एक आवेश दे दिया साहब Q और उसके दो टुकड़े कर दिए, एक तो Q1 कर दिया और एक Q2 कर दिया। अब अपने को कहा गया है कि इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा बल कब लगेगा, जब इनके मान क्या क्या होंगे। यानी किसी आवेश के दो टुकड़े कैसी स्थिति में किए जाएं ताकि उनके बीच लगने वाला बल सबसे ज्यादा हो जाए। सोच कर देखें एक बार, एक कोई भी आवेश ले लिया मैंने, 10 कूलाम आवेश ले लिया। अब इस 10 कूलाम आवेश के अगर मैं टुकड़े करूं क्या क्या हो सकते हैं भाई। 1 9, रफली बता रहा हूं, 1 9 हो गया, 2 8 हो गया, 3 7 हो गया, 4 6 हो गया, 5 5 हो गया।
ये इसके टुकड़े हो गए, पॉइंट वाले को छोड़ दें एक बार। अब दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब F डायरेक्टली समानुपाती होता है किसके? Q1 Q2 के, जिसके लिए इन दोनों का गुणा सबसे ज्यादा होगा, उसके बीच बल सबसे ज्यादा लगेगा। गुणा किया भाई, कितना आया? 9, 8 दूनी 16, 7 ये 21, 6 चौके 24, 5 25, 25 सबसे ज्यादा आ रहा है कि अगर आप किसी आवेश के दो बराबर बराबर टुकड़े कर दोगे तो उनके बीच लगने वाला बल सबसे ज्यादा होगा। हमारा आंसर हो गया D4, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q बाई 2। चलो नेक्स्ट प्रश्न आगे अपने को दे दिया, चित्रानुसार एक आवेश Q को बिंदु A से B तक लाने में 2 जूल, B से C तक लाने में -3 जूल, तो आवेश C से A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? ये दे दिया भाई। इसमें बिंदु A, ये बिंदु B और ये बिंदु C कह रहा है A से B तक लाने में 2 जूल है, तो 2 जूल ये हो गया, और B से C तक लाने में -3 जूल, तो कह रहा है C से A तक लाने में कितने जूल का कार्य आपको करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, यहां बात हो रही है स्थिर वैद्युतिकी, और स्थिर वैद्युतिकी में कूलाम्ब बल या फिर स्थितिज ऊर्जा, ये सारे सर कूलाम्ब बल कौन सा क्षेत्र तुमने करता है? संरक्षी बल क्षेत्र। संरक्षी बल क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। एक संपूर्ण बंद पथ में किया गया कार्य हमेशा 0 होता है। बंद पथित हो गया A से B, B से C, C से A, तो एक पूरे बंद पथ में किया गया कार्य हमेशा 0 होता है। मान लो C से A तक लाने में अक्स जूल का कार्य हुआ, देन 2 -3 प्लस अक्स का मान 0, देन -1 प्लस अक्स इज इक्वल्स टू 0, तो अक्स का मान आ गया बच्चों 1 जूल। तो आंसर हो गया हमारा +1 जूल। कौन सा है? 2। मूल बिंदु से अक्ष दूरी पर विद्युत क्षेत्र E का मान 100/अक्स स्क्वायर द्वारा व्यक्त किया जाता है। अक्ष बराबर 10 मीटर, अक्ष बराबर 20 मीटर पर स्थित बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होगा? देखो जी, E की वैल्यू दे दी और E दे दिया अपने को 100/अक्स स्क्वायर, और E बराबर दे दिया 100/अक्स स्क्वायर, और कहा गया है अक्ष बराबर एक तो 10 मीटर और एक अक्ष बराबर 20 मीटर। इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो है वो कितना होगा? अब ये हम कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर है वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो विभवांतर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? विभव। तो देखो V कैसे मिलेगा, सोचो एक बार। विभव है, विभव कैसे मिलेगा? याद करो, V इज इक्वल्स टू -E.dr या .dx, कि जब अक्स की टर्म्स में या r की टर्म्स में दिया होता है तब ये वाला फॉर्मूला हम काम में लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में V इज इक्वल्स टू -E की वैल्यू 100/अक्स स्क्वायर .dx का समाकलन करना है। कर दो। V इज इक्वल्स टू -100 बाहर आ गया, अक्स की पावर -2 का करोगे तो माइनस का 1/x डायरेक्ट ही कर दें। आवेश को कहां से लाते हैं? अनंत से लाते हैं, अक्स तक या आर तक जो भी है, डायरेक्ट मैं वैल्यू बता रहा हूं। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो V निकालोगे तो बच्चों आ जाएगा 100/अक्स। अगर E का मान यह है किसी स्थान पर, तो विद्युत विभव का मान 100/अक्स होगा। अब पहले पूछा है अक्स बराबर 10 मीटर पर, तो V कितना हो गया? 100/10 इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट V1। फिर पूछा है अक्स बराबर 20 मीटर पर, तो V2 100/20 कितना हो गया? 5 वोल्ट। अब पूछा है V1 माइनस V2 बता दो कितना होगा? 10 - 5 इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट। तो हमारा आंसर आ गया 1 पहला। उसके बाद देखें अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमें, तो नेक्स्ट अपने को दे दिया दो आवेश 4Q और Q परस्पर L दूरी पर स्थित हैं, उनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रखा है। यदि स्मॉल q आवेश पर परिणामी बल का मान 0 हो तो कैपिटल Q का मान कितना होगा? देखो जी, नेक्स्ट अपने को दे दिया कि ये हमें दो आवेश दे दिए, एक 4Q और एक Q, और इसमें इन दोनों के बीच की दूरी
और वो दे दी अपने को L है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, वहां पर कोई आवेश रखा हुआ है कैपिटल Q। यदि Q आवेश पर, उसके बाद इसकी बात कर रहा है कि इस पर परिणामी बल का मान कितना है, 0 है, तो फिर कैपिटल Q का मान कितना होगा। इसको बच्चों A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया। कह रहा है ये एक सिस्टम दे दिया, इस सिस्टम में जो C बिंदु है उस पर जो आवेश रखा हुआ है, उस आवेश पर परिणामी बल का मान 0 है, तो फिर बताइए कैपिटल Q का मान कितना होगा। तो कैपिटल Q का मान कितना होगा और वो मान अपने को बताना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज इस पर देखें तो A प्लस प्लस प्रतिकर्षण, A से दूर जाएंगे, C बीच में आना चाहिए, FA प्लस प्लस प्रतिकर्षण, B से दूर जाएंगे, C बीच में आना चाहिए। तो इसके कारण इस बिंदु पर बल हो गया हमारे पास ये FAB इधर है, FB भी इधर है, दोनों के बीच का कोण 0। तो बिंदु C पर परिणामी बल हो गया, 0 डिग्री में जोड़ते हैं, FA प्लस FB का मान कितना होना चाहिए, 0। FA किसके कारण है, 4Q आवेश के कारण स्मॉल q आवेश पर लगने वाला बल कितना हो गया, यह हो गया हमारे पास 4, या वैल्यू सीधी रख दो, 4Q और Q के बीच निकाल रहे हैं तो K इंटू 4Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर हो गया। उसके बाद में इन दोनों के बीच लगने वाला बल यहां कितना है, कैपिटल Q, और यहां कितना है, स्मॉल q, ये क्या है, FB, देन प्लस का K कैपिटल Q स्मॉल q, दोनों के बीच की दूरी भाई यहां से लेके यहां तक की दूरी है L/2 का स्क्वायर, और परिणामी बल अपने को दिया गया है कितना है, 0 है। करो देखें हल, यह आ गया 4KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर और प्लस 4K कैपिटल Q स्मॉल q बाई L स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 4KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू माइनस 4 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, K से K कैंसिल, एक Q से एक Q कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, कैपिटल Q का मान कितना आ गया, -Q। तो -Q आवेश के लिए उस पर लगने वाला परिणामी बल हो जाएगा 0। नेक्स्ट प्रश्न, एक 5 कूलाम आवेश पर जब 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच लाया जाता है तो 2000 न्यूटन बल अनुभव करता है। गति समरूप विद्युत क्षेत्र में होती है तो दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर की गणना करनी है कि इन दोनों के बीच में विभवांतर है वो कितना होगा। देखो क्या दे दिया, ये तो दे दिया कोई समरूप विद्युत क्षेत्र, और इस समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक 2 ही सेंटीमीटर विस्थापित करना है, 2 सेंटीमीटर विस्थापित करने में कितना बल लगा बच्चों अपने को, F की वैल्यू कितनी लगी, 2000 न्यूटन, और आवेश का मान, कितने आवेश को विस्थापित कर रहे हैं, 5 कूलाम को, अपने को कहा गया बिंदु A और बिंदु B के मध्य विद्युत विभवांतर का मान कितना होगा। देखो बच्चों, विद्युत विभवांतर, विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो अब यहां पर यदि हम देखें तो VB माइनस VA कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, F.S अपॉन Q0। कितना बल लगा, 2000 न्यूटन का, कितना विस्थापन हुआ, 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणा 10 की पावर -2 अपॉन चार्ज Q कितना है, 5 कूलाम, कितना हो गया भाई, ये हो गया 40 हो गया क्या, 2 पावर यहां से हो गई तो 40/5 8 वोल्ट। तो आंसर आ जाएगा 8 वोल्ट, यानी पहला। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद अपन लेते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है अपनी आज की सीट का। और देखो ये क्वेश्चन है, एक ठोस चालक गोला दे दिया साहब, तो ये एक ठोस है, चालक है। इस ठोस चालक गोले पर आवेश कैपिटल Q है, तो आवेश इस पर दे दिया अपने को कैपिटल Q, और एक अनावेशित संकेंद्री गोला और है, तो ये एक अनावेशित संकेंद्री गोला और है। और क्या दे दिया,
माना एक ठोस गोले की सतह V और इन, कह रहा है एक बार इसको अंदर वाले को A नाम दे दूं और ये जो संकेंद्री दूसरा गोला B है इसको B नाम दे दिया। कह रहा है इन दोनों के मध्य वर्तमान में विभवांतर VA माइनस VB कि अंदर वाले देखो एक तो ये हो गया ठोस वाले की सतह पर कैपिटल Q आवेश है और एक दूसरा और है त्रिज्या मान लेंगे एक बार, अंदर वाले की त्रिज्या मैं ले लेता हूं स्मॉल r और बड़े वाले की त्रिज्या ले लेता हूं कैपिटल R। ठीक है, अब कह रहा है कि अंदर वाले और बाहर वाले इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, इन दोनों की जो सतह है उन सतह के मध्य विभवांतर वर्तमान में कितना दिया है, V दिया है। आगे देखो अब अभी बाहर वाला चार्ज नहीं है, अनावेशित नहीं है। अच्छा पहले एक बार V निकाल लें तो फिर इन दोनों के मध्य विभवांतर कितना होगा, आवेश किस पर है, केवल अंदर वाले पर, बाहर वाला अनावेशित है। तो अंदर वाले की सतह पर वर्तमान में कितना विभव हो गया बच्चों, K कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r। ये किसकी वैल्यू हो गई, अंदर वाले की है, यानी अंदर वाले पर फिलहाल विभव है VA। इस कैपिटल Q आवेश के कारण जब बिंदु ठोस चालक गोले से बाहर स्थित हो तो V आउट यानी बाहर वाले की सतह पर वर्तमान में कितना विभव है, अंदर वाले के आवेश के कारण बता रहा हूं मैं, तो वो कितना हो गया KQ बाई कैपिटल R, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की दूरी है वो मैं कितनी ले रहा हूं, KQ बाई कैपिटल R। तो फिलहाल इन दोनों के मध्य विभवांतर VA माइनस VB कितना हो गया, KQ बाई R माइनस KQ बाई कैपिटल R, इक्वेशन नंबर 1। और यही चीज किसके बराबर दी है, यही तो V दिया है कि इन दोनों के मध्य विभवांतर फिलहाल V है। अब देखो नेक्स्ट वाली कंडीशन में अब आगे क्या करा है, यदि कोश को आवेश -3Q दिया जाता है तो दोनों की पृष्ठीय सतहों के बीच नया विभवांतर क्या होगा। अब कह रहा है कि यदि मैं बाहर वाले को -3Q आवेश दे दूं, दे दिया, ये इसको -3Q आवेश दे दिया, तो कह रहा है कि अब बताओ इन दोनों की सतहों के मध्य विभवांतर कितना होगा। अब देखो बच्चों एक बार, ये तो ये था, अब साथ में इनका विभव हो देखते जाना। अंदर वाला है, अंदर वाले की त्रिज्या कितनी ली है, स्मॉल r, इसकी सतह पर चार्ज कितना है, कैपिटल Q, तो विभव कितना हो गया फिलहाल K कैपिटल Q बाई स्मॉल r। कह रहा है कि बाहर वाले की सतह पर कितना आवेश है, -3Q आवेश है। इस -3Q आवेश के कारण अंदर वाले की सतह पर विभव कितना हो जाएगा, याद करो गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, जब बिंदु भीतर स्थित हो तो विद्युत विभव। अच्छा एट प्रेजेंट इसकी सतह पर कितना है, -K3Q अपॉन कैपिटल R। अगर इसकी सतह को इतना आवेश दे दिया तो इसकी सतह पर इतना विभव आ गया। इस आवेश के कारण भीतर वाले की सतह पर कितना विभव है, प्लस K3Q अपॉन R। भीतर भी विद्युत विभव वही तो होगा जो उसके पृष्ठ पर है, तो पृष्ठ पर इतना है तो इसके कारण भीतर वाले की सतह पर इतना हो गया। कहने का मतलब अंदर वाले पर टोटल इतना विभव हो गया। बाहर वाले की बात करें, बाहर वाले पर खुद के आवेश के कारण तो इतना है, लेकिन अंदर वाले पे भी तो आवेश है, तो अंदर वाले कैपिटल Q आवेश के कारण कैपिटल R दूरी बाहर स्थित बिंदु पर विभव और कितना हो गया, K कैपिटल Q बाई कैपिटल R। तो बाहर वाले के पास टोटल विभव कितना हो गया, K कैपिटल Q बाई कैपिटल R -3KQ बाई R। अंदर वाले की सतह पर टोटल विभव कितना हो गया, KQ बाई R -3K कैपिटल Q बाई R। ये बच्चों VA है, अब नया VA डैश, और ये VB डैश निकालो, VA डैश माइनस VB डैश, इसमें से इसको घटाना है, KQ बाई R माइनस KQ बाई कैपिटल R, कैंसिल। क्या हुआ, पहले भी V था अब भी V हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड ये एक सीट है, ये अपने सॉल्व की, इसके बाद का अपन देखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो, थैंक यू।